सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान को इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस सिलसिले में हमने पिछले 2 महीने में पाकिस्तानी हुकूमत की संजीदगी के साथ बड़ी कोशिशें भी देखी। चाइना का एक बड़ा ज़बरदस्त दौरा हुआ जहां प्राइवेट सेक्टर का डेलीगेशन भी साथ गया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका का दौरा किया, सऊदी अरब के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ। उसके बाद फिर हमने देखा मलेशिया का दौरा हुआ और फिर अब चाइना का एक डेलीगेशन इस वक्त सऊदीया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद की क़यादत में इस वक्त पाकिस्तान पहुंचा है और इसके साथ साथ एक आला तिजारती वफ्द सरमायाकारी और ताउन के वो सारे मामलात हैं जिस पर बातचीत होनी है और अब ये वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है। सऊदी अरब की जानिब से पेशरफ पाकिस्तान की जानिब से 2 तरफ़ा इकनॉमिक मसरूफियात और दोनों ममालिक में मुज़ाकरात की निगरानी के लिए 18 रुकनी कमेटी तश्कील देने के बाद हुई है। गुज़िश्ता माह ही दोनों ममालिक ने बामी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए थे जिसमें किसी भी जारियत का मुश्तरका जवाब देने का ऐलान किया गया था। अब इस सऊदी वफ्द पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों में आला हुकूमती ओहदेदारों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो दीगर कारोबारी ग्रुप्स हैं उनके साथ साथ 2 तरफ़ा तिजारत और फिर इन्वेस्टमेंट में ताउन बढ़ाने की राहें तलाश करेगा। सऊदी वफ्द से बातचीत में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटीज़ और सऊदी विजन 2030 और पाकिस्तान के इकनॉमिक ग्रोथ के एजेंडे के मुताबिक तरजीही सेक्टर्स में ताउन कुछ बढ़ने की उम्मीद है। पाकिस्तान सऊदी अरब से क्रूड ऑयल्स के लिए सहूलियात हासिल करता है। फरवरी में सऊदी अरब को $1.2 अरब की जो अदायगी है वो मौखर करने पर तेल की सहूलत का मुआहदा हुआ था और पाकिस्तान $5 अरब के सऊदी कर्ज़ों का रोल ओवर भी चाहता है जिनमें से $2 अरब दिसंबर 2025 में और फिर $3 अरब जून 2026 में वाजिबुल अदा हैं। पाकिस्तानी हुकूमत बड़ी इन्वेस्टमेंट और पेट्रोकेमिकल प्लांट के क़याम के लिए इन्वेस्टर्स की तलाश में है। सऊदीया माजी में भी पाकिस्तान के मिनरल सेक्टर में दिलचस्पी जाहिर कर चुका है जिसमें रेकोडेक की कान में पाकिस्तानी हुकूमत के शेयर्स खरीदने का इम्कान भी शामिल है जो पाकिस्तान में अरबों डॉलर का मंसूबा है। अब इसके अलावा किन किन सेक्टर में इस वक्त सऊदी अरब सकता है और कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। सलमान शाह साहब साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब सबसे पहले तो ज़ाहिर सऊदीया से हमें ये 2 रोल ओवर्स चाहिए कि $5 अरब का रोल ओवर हमें मिल जाए ताकि एक ब्रीदिंग स्पेस पाकिस्तान को मिल सके और फिर उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेलीगेशन सऊदीया का इसका दौरा कितना अहमियत का हामिल है। आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की बेहद ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जिसे कहते हैं वो बहुत ख़राब है। वो तकरीबन दुनिया का सबसे बदतरीन अगर कोई इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है तो अब पाकिस्तान उसके करीब तरफ होता जा रहा है और उसकी वजह है कि पाकिस्तान के जो कानून हैं, पाकिस्तान की जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है, पाकिस्तान की जो अदलिया है, ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए एक किस्म का टोटल रिजेक्शन उसके सामने हो जाती है। जब वो इन सारी चीज़ों को देखता है तो फिर पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी वो बहुत ज़्यादा है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो है ही नहीं। सो ये हमें नोट करना चाहिए कि क्योंकि सऊदी अरेबिया ने हमेशा पाकिस्तान की बहुत मदद की और खासी दिहाइयों से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी उसने की। पाक सऊदी फर्टिलाइज़र कंपनीज और पाक सऊदी इन्वेस्टमेंट कंपनीज और इस तरह की चीज़ों में उन्होंने इन्वेस्ट किया, लेकिन उसके कोई इतने बड़े अर्थ ब्रेकिंग या गेम चेंजर किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट ना हुई और ना ही कोई जो इन्वेस्टमेंट हुई वो बहुत बेहतरीन तरीके से कामयाब भी नहीं हुई। सो आई थिंक कि अब हमें मौका एक दफ़ा फिर हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ये मौका फराहम कर रही है जहाँ पे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक किस्म का एतमाद इतना है कि वो एक दूसरे के ऊपर डिफेंस एरिया में उन्होंने एग्रीमेंट की है मुश्तरका डिफेंस की, तो उसका अब हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो उसके लिए बड़ा मखसूस और ऐसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट हमें दरकार होनी चाहिए जिसका पाकिस्तान की और
सऊदी अरेबिया की डिफेंस में भी इम्प्रूवमेंट आए और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर हो, सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को भी बेनिफिट मिले और एक नई जदीद फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो बातचीत आजकल हम सुन रहे हैं, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जिसमें एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, फिर आपकी मिनरल्स एंड माइनिंग का शोबा है। तो ये सारे एरियाज जो हैं जिसमें बहुत पोटेंशियल है, उसके लिए इनको हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स में लाने की कोशिश करनी चाहिए जो जल्दी भी हो सकें और जिनमें मुनाफा भी हो और उनको इन्वेस्ट करने का फ़ायदा हो और पाकिस्तान को तरक्की करने में फ़ायदा हो। सो ये सिर्फ कह देना कि जी हम पेट्रोकेमिकल करना चाहते हैं, भाई क्यों करना चाहते हैं? पाकिस्तान ने पेट्रोकेमिकल की क्या अहमियत है इस वक्त, या पेट्रोकेमिकल्स की क्या वाइबिलिटी है? कोई हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडीज हैं जो हमने की हुई हैं। ये ना भूलिए कि सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करते हैं। वो अमेरिका जैसी इकोनॉमी में भी इन्वेस्ट करते हैं, अरब दुनिया में भी इन्वेस्ट करते हैं, यूरोप में भी करते हैं, और उनके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर दुनिया की लीडिंग कंपनीज होती हैं। और इसलिए जो सऊदी अरेबिया जो भी पैसा यहाँ लगाएगा वो बहुत देखभाल करके और ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाएगा जो बहुत म्यूचुअली बेनिफिशियल होंगे। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमें एक तो पूरी तैयारी अगर नहीं है हमारी तो हमें कर लेनी चाहिए। हमें उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स दिखाने चाहिए जिसमें बड़े अच्छे रिटर्न्स आए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट भी हो और अल्टीमेटली डिफेंस इंडस्ट्री के साथ उसका अगर तल्लुक हो तो वो भी बहुत बेहतर चीज़ हो। तो सलमान साहब, हमने देखा कि जो हमारे इमर्जिंग सेक्टर्स जिनके भी आपने नाम लिए, माइंस एंड मिनरल्स, आईटी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेक्टर, ये तो अभी ज़ाहिर पाकिस्तान इनमें आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज हो रहा है, लेकिन जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं जो हमारी एक्सपोर्ट बास्केट में एक बड़ा चंक रखते हैं, उसमें हमने देखा कि कोई ख़ास कभी सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट नहीं रही। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं सऊदी अरब को वो भी अभी तक $1 अरब से कम है। पूरी दुनिया से सऊदी अरब 200 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट कर रहा है। तो ये किस नौयत के हमेशा से ताल्लुकात रहे हैं जिसमें हम ट्रेड के एंड पर हम खासे पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि एक तो ये है कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है ही नहीं है शुरू से ही, और हमारी एक्सपोर्ट्स वाले टेक्सटाइल के कोई और इतनी खातर खास एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल हमने डेवलप ही नहीं किया। और हम कर सकते हैं, ये नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर में भी और इंडस्ट्री में भी, और टेक्सटाइल के अलावा जो इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें बाकी मेटलर्जी है, बाकी चीज़ें हैं, स्टील मिल्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी पाकिस्तान को बड़ी अशद ज़रूरत है। और पाकिस्तान की मैन पावर जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, यूथ बल्ज है, उसके लिए तो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। और पाकिस्तान इन एरियाज़ में, जैसे आपने कहा कि हाई टेक के अलावा भी जो इंडस्ट्री है उसमें भी आ सकता है, लेकिन देखें हमें स्केल पे काम करना पड़ेगा ना। सऊदी अरेबिया ने कोई ये तो नहीं है कि पाकिस्तान में कहीं गुजरांवाला में वो पंखे बनाने में इन्वेस्ट कर देंगे। अगर उन्होंने पंखे बनाने में ही इन्वेस्ट करना है तो वो पंखे फिर पूरी दुनिया में बिकेंगे तो उनके लिए वो कामयाब समझा जाएगा। या वो एयर कंडीशनर्स बनाते हैं तो पूरी दुनिया के लिए बनाए। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है जी, और पाकिस्तान की जो लेबर है उसको अगर अच्छे तरीके से मिलाया जाए और एक ग्लोबल किस्म की मैन्युफैक्चरिंग चेन्स खड़ी की जाए जी। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी हो सकता है। अभी हम जो देख रहे हैं कि चीन से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं वो बड़ी छोटी मिकदार में, छोटे छोटे
कारखाने हैं जिनमें असेंबल हो रही हैं और वो पाकिस्तान के लिए हैं, वहाँ यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होगा। लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ अगर इन्वेस्टमेंट हमारा कोई एग्रीमेंट हो जाता है जिसमें इन्वेस्टमेंट आए, तो वो इन्वेस्टमेंट फिर पूरी दुनिया में सप्लाई करने के लिए होनी चाहिए, और ना सिर्फ के सिर्फ पाकिस्तान को करे। सो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन जो स्ट्रेटजी है अगर है कोई तो उसमें उनको हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान देखें दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है जी, और बहुत यंग मुल्क है। हमारी आबादी तकरीबन 70% जो है वो 30 साल से कम उम्र की है। सो हमें तो बेशुमार जॉब्स चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग के अगर जॉब्स आ जाएं तो उससे बेहतर और कोई चीज़ है नहीं है। तो उसके लिए हमें स्केल जो है वो ग्लोबल करनी पड़ेगी। ठीक है। सो हमें चाइना की तरह एक किस्म का वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बनना पड़ेगा, तो फिर बात बनेगी। और ये मेरा ख्याल है कि सऊदी अरेबिया के साथ हम ये लॉन्ग टर्म इस किस्म की स्ट्रेटजी कर सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी डेवलप हो, एम्प्लॉयमेंट हो, सही और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों का डिफेंस मजबूत हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब साबिक हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में और आलमी मार्केट में इस वक्त सोने की कीमतें रोज़ाना नए नए रिकॉर्ड बना रही हैं। आलमी मार्केट में हमने देखा तारीख में पहली बार $4,000 फी औंस कीमत क्रॉस कर चुकी है, और पाकिस्तान में भी पहले 4 लाख की सतह को क्रॉस किया सोने की कीमत ने, और अब आज एक बड़ा इजाफा हमने देखा, 8,400 रुपये फ़ी तोला का इजाफा हुआ, और 4,25,000 की सतह पाकिस्तान में पहली बार सोने में क्रॉस हो चुकी है। अब ये कीमत जो बहुत एक तेज़ी में तूफ़ान की तरह बढ़ रही है, ये तूफ़ान कहाँ जाकर थमेगा? लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से, तो एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से ये बाहर हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है जो गोल्ड के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए और फिर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए कीमत बढ़ना कितना खुशाइंद है, और ओवरऑल इस वक्त जो इम्पैक्ट है इसका इकोनॉमीज़ पर वो किस तरह से पड़ रहा है, ये कीमत कब तक एक किसी ठहराव की कैफियत में आएगी, इस पर हम बात करेंगे। ओवैस अशरफ साहब हेड ऑफ रिसर्च एंड के हमारे साथ मौजूद हैं। ओवैस साहब, भी हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में तकरीबन साल डेढ़ साल में जो गोल्ड की कीमत एकदम बढ़ना शुरू हुई, और पिछले चंद दिनों में तो ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है, तो इसकी बुनियादी वजूहात एक जो आलमी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है वो है, या गोल्ड की डिमांड इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है दुनिया भर में, जो ये $4,000 भी क्रॉस कर चुका है? देखिए, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि बुल रन में का एक बाइस कह सकते हैं उसको। उसमें एक तो आपने जो बात की कि जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल इन अ सेंस के आप बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप का फुकदान है, और फिर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से मुराद ये है कि जो रिसेंटली यूएस ने टैरिफ लगाए हैं, तो उसके बाद अब ग्लोबल स्लो डाउन का ज़्यादा खतरा है, क्योंकि जो पहले एक तरह से चीज़ें मूव कर रही थी, चाइना टूवर्ड्स वेस्ट और फिर यूरोप टूवर्ड्स यूएस और चाइना टूवर्ड्स यूएस, तो वो अब जो है फ्लो काफ़ी हद तक कर्टेल होगा, क्योंकि जब चीज़ें 30-40% महंगी हो जाएंगी तो इन्वेस्टर भी की अफोर्डेबिलिटी पे भी फ़र्क पड़ता है, और फिर लोकल बिजनेसेस भी सोचते हैं कि हम इस चीज़ को क्यों ना बना रहे, तो फिर बाइंग एक तरह से रुक जाती है। तो वो हमें ग्लोबल ट्रेड में भी स्लो डाउन नज़र आ रहा है, तो वो भी एक फैक्टर है। इसके अलावा जो फेड की एक्सपेक्टेशन है इंटरेस्ट रेट कट होने की, तो उसका भी एक फैक्टर है। फिर सेंट्रल बैंक की बाइंग है कि जब से यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि हम कंसिडर कर सकते हैं कि रशिया के गोल्ड रिजर्व जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं डॉलर में, उसको फ्रीज कर दिया जाए टू यूज एज अ वेपन अगेंस्ट देम, तो वो भी उसके बाद भी सेंट्रल बैंक ने काफ़ी बाइंग के ऊपर तवज्जो दी है, चाइना ने भी, बाकी कंट्रीज ने भी, तो वो भी एक रीज़न है इस रैली का। लेकिन जो रीसेंट आपको कुछ दिनों में अपटिक नज़र आ रहा है, वो एक जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, और उसमें जो इनफ्लोज है वो रिकॉर्ड हाई, तकरीबन इस साल में 64 बिलियन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में अभी तक
पैसा आया। और अगर हम अकेले सितंबर की बात करें तो 17.3 बिलियन का इनफ्लो देखा गया है। और अगर इसको हिस्टोरिकली किसी ने समझना हो कि ये क्वांटम कितना है, तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड ETF में इनफ्लोज 2020 में देखा गया जो कि 29 बिलियन का था। तो उससे आप तकरीबन 3 टाइम्स तो भी हो चुके हैं। और फिर सितंबर का एक रिकॉर्ड आपने इनफ्लो देखा। इसके अलावा साथ साथ अगर हम बात करें तो वीक डॉलर भी एक रीज़न है कि डॉलर की गिरावट के बायस भी गोल्ड, क्योंकि उसके अगेंस्ट भी हैज होता है, डॉलर बढ़ता है तो गोल्ड गिरता है। अब क्योंकि डॉलर बाकी करेंसीज के अगेंस्ट गिर रहा है तो गोल्ड की जो वैल्यू है वो भी बढ़ रही। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनके मजमूए की वजह से, और ओबियसली उसी इंटरनेशनल प्राइसेस की ट्रांसलेशन लोकल प्राइसेस में आती है, उस वजह से लोकल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। तो वैसा भी ये लोकल मार्केट में ये जो कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ये एक बबल है इसको, या फिर ये एक ऑर्गेनिक कीमत है, इसको वापस नीचे आके किसी एक जगह पर ठहरना है, या फिर ये अपने ऑर्गेनिक अंदाज से इसी तरह से बढ़ता रहेगा? देखिए, लोकल प्राइसेस तो ट्रैक करेंगे इंटरनेशनल प्राइसेस को। इंटरनेशनल प्राइसेस में अगर आप फैक्टर्स देखें जिनकी वजह से वो बढ़ रहा है, तो उसमें अगर कोई फैक्टर भी लग नहीं रहा कि इंटरेस्ट रेट वो आगे फेड मजीद कट करेगा, अनसर्टेनिटी में जैसे जैसे आपका टैरिफ के ऊपर आपको स्ट्रिक्टनेस होती जाएगी कि थर्ड कंट्री से भी आप राउट नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर फिर मिडल ईस्ट का क्राइसिस है, फिर सेंट्रल बैंक की बाइंग अलग से चल रही है। तो कोई फैक्टर आपको भी लग नहीं रहा कि यार ये नियर फ्यूचर के अंदर थोड़ा सा रुकेगा या कुछ इसमें कमी आएगी। तो फिर आपके पास दूसरे एवेन्यूज भी नहीं है अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात करें। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि ग्लोबल जो गोल्ड बैक्ड ETFs हैं उसके अंदर ज़्यादा इन्फ्लोज आ रहे हैं। तो जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि हर तरफ अनसर्टेनिटी है, स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे हैं, वो वैल्यूएशन स्ट्रेच हैं ग्लोबली अगर बात करें तो इन्वेस्टर ये भी देख रहा है फिक्स्ड इनकम के रेट गिर रहे हैं, तो फिर उसके पास एवेन्यूज कम बचते हैं। तो फिर गोल्ड ही उसके पास एवेन्यू बन रहा है, तो जिसकी वजह से गोल्ड में एक आपको रोबस्ट रैली नजर आ रही है ग्लोबली, और उसकी रिफ्लेक्शन लोकल प्राइसेस में आपको आती है। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है? क्योंकि जो बाइंग पावर है कॉमन मैन की वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो जो इससे मुंसलिक लोग जो इसका कारोबार कर रहे हैं उनके बिजनेसेस पर तो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा। ओवरऑल मुल्कों की मईशतों पर सोने के महंगे होने से मुस्बत असरात मुरतब होते हैं, फिर ये मनफी जोन में रहेगा? देखिए, जैसे हमारे पास भी गोल्ड के रिजर्व्स हैं, तो वो ऑब्वियसली गोल्ड बढ़ेगा तो रिजर्व्स में भी इजाफा होगा। तो इसी तरह हर सेंट्रल बैंक कैरी करता है रिजर्व्स को, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट तो इसका, क्योंकि गोल्ड एज अ स्टोरेज ऑफ करेंसी यूज होता है। कह लें कि डॉलर के मुकाबले में आप कोई चीज़ रखते हैं या आप डिपॉजिट नहीं रखना चाह रहे तो गोल्ड में रखना चाह रहे हैं, तो एक अच्छी चीज़ भी है कि अगर गोल्ड महंगा हो रहा है तो कम लोग अब खरीदेंगे, तो उनके पास जो न्यू जनरेशन ऑफ मनी होगा तो वो किसी और चीज़ में उसको लगाएंगे। क्योंकि आपको गोल्ड अब कोई कम से कम भी लेने के जाए तो उसको तकरीबन अगर एक दौरा भी लेना है तो 4.5 लाख का पड़ेगा, तो हर एक के पास 4.5 लाख एट स्पॉट तो नहीं होते। तो वो दूसरे एवेन्यूज देखेगा, जैसे स्टॉक मार्केट का एवेन्यू आपके पास बचता है। तो ये इस तरह से देखा जाए तो एक पॉजिटिव चीज़ भी है स्टॉक मार्केट के लिए भी, कि आपके एक चीज़ इतनी महंगी हो गई है जिसको आप स्टोर ऑफ करेंसी समझते हैं या वैल्यू समझते हैं कि मेरी वैल्यू इसमें प्रिजर्व रहेगी, तो वो जब आपको उस छोटे आदमी को, रिटेलर को नहीं मिलेगा, तो फिर उसके पास एवेन्यू जो है स्टॉक मार्केट का ज़्यादा लुक्रेटिव हो जाता है, और फिर वो चीपर वैल्यूएशन पे भी है। और वह सब इसके ऑल्टरनेट के तौर पर क्या सिल्वर में भी फिर इन्वेस्टमेंट करना एक दानिशमंदाना फैसला होगा इस मौके पर? चूंकि ज़ाहिर है अभी तो वो बहुत सारे लोगों की रेंज में है, जिस तरह कई साल पहले गोल्ड रेंज में हुआ करता था, लेकिन जब गोल्ड ने शूट आउट किया है इसकी प्राइसेस ने, तो उसी प्रोपोर्शन से सिल्वर की प्राइसेस भी आगे इसी तरह बढ़ती रहेंगी। देखिए, सिल्वर की प्राइसेस भी तकरीबन ऑल टाइम हाई के करीब हैं, $1-2 का फ़र्क है, $48 पे चल रही हैं, तो वो भी तकरीबन ऑल टाइम हाई पे हैं। तो होता है, लेकिन उसमें फिर आपको स्टोरेज कॉस्ट का भी मसला होता है। अगर आप ग्लोबली कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो गोल्ड में क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट और ये सारी चीज़ें कम पड़ती हैं, इसमें ज़्यादा पड़ती हैं, तो ये भी गोल्ड में एक ओवरऑल फिनोमेना भी है कि सेंट्रल बैंक की बाइंग
नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स भी हैं उसके अंदर कि अब सेंट्रल बैंक सिल्वर को बाय नहीं करेगा, गोल्ड को बाय करेगा, ये है। फिर इनफ्लोज आपके गोल्ड बैक ETFs में हैं, सिल्वर में उतने नहीं हैं। डॉलर की रिफ्लेक्शन गोल्ड में ज़्यादा आती है, ऑल्दो सिल्वर ट्रैक करता है उसको, लेकिन उस तरह से नहीं करता। तो डायरेक्ट फ़ायदा तो ऐसे ही है कि गोल्ड में किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वैस अशरफ साहब, हेड ऑफ रिसर्च एक हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को रेयर अर्थ मेटल्स की $500 मिलियन की पहली शिपमेंट्स अब जा चुकी है। बहुत तेज़ी के साथ इस सिलसिले में काम हो रहा है। FWO और US स्ट्रेटेजिक मेटल्स का जो आपस में एग्रीमेंट तय हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि हमारे माइनिंग सेक्टर में ये पहली बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। और अभी ये इनिशियल $500 मिलियन की जो शिपमेंट गई है, उसमें कई हमारे ऐसे नायाब मिनरल्स शामिल हैं जो कि आने वाले दिनों में हमारे इस माइनिंग सेक्टर को और हमारी ओवरऑल इकोनॉमी की सूरत हाल को चेंज कर सकते हैं। तो एक गेम चेंजिंग सेक्टर के तौर पर इसको देखा जा रहा है, चूँकि इसमें जो माइनिंग का आगाज़ बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान में हुआ, एक्सप्लोरेशन का आगाज़ बहुत तेज़ी से हुआ, और जैसे जैसे अनटैप्ड मिनरल्स को एक्सप्लोर किया जाएगा, डिस्कवरीज की जाएंगी, वैसे वैसे इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी आना शुरू होंगे। और फिर असल जो इसकी प्रोडक्शन शुरू होगी, ख़ासतौर पर रेकोडिक और जो हमारी दूसरी माइंस हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि 2028 से जब प्रॉपर एक्सपोर्ट्स यहाँ से शुरू होंगी तो जो इनकी लाइफ है वो कोई 36-37 साल की है। और इस दरमियान $70 अरब से ज़ायद के यहाँ से माइंस एंड मिनरल्स, जिसमें कॉपर है, गोल्ड है और दूसरी बहुत सारी धातें शामिल हैं, वो जब यहाँ से निकलेंगी तो वो न सिर्फ अपनी रॉ कंडीशन में और फिर उसको वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स के ज़रिए भी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन अब ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा, स्मूथली ये प्रोसेस कैसे चलेगा, कितना तेज़ी के साथ चलेगा, और अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये कितने हौसला अफजा हैं, कितने काबिल इत्मीनान, इस पर हम बात करेंगे। अब्दुल हन्नान साहब ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हन्नान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो पहली शिपमेंट गई है $500 मिलियन की, ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो अब ये कितना बड़ा एक इशारा है आगे हमारी इस सेक्टर में कामयाबी के लिए, जो रेकोडिक से निकलने वाला इस वक्त रॉ मटेरियल है वो हमें कितना फ़ायदा दे सकता है, और ये पहली शिपमेंट हमारे इस एग्रीमेंट को और हमारे इस सेक्टर को कहाँ तक लेकर जा सकती है? अब आप इसमें पहला पॉइंट तो ये आप देखें कि जैसे ही बैरिक ने अपनी फिजिबिलिटी स्टडी पब्लिश की, उसके बाद से एकदम जो मोबिलाइजेशन है गवर्नमेंट का, जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था, कोएलिशन विद दी एडवांस कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इवन जापान इज आल्सो इन द मार्केट। सो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। और इसमें आप देखें कि जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ कि जो माइनिंग साइकिल है, इसमें जो एक्सप्लोरेशन स्टेज है, इट्स अ वेरी लॉन्ग साइकिल। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये मैटर करता है कि हमारे पास ये रिसोर्सेज कितनी क्वांटिटी में मौजूद हैं, क्योंकि जब हम इस तरह के लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाते हैं विद कोएलिशन कंट्रीज, तो हमारी सप्लाई चेन को टूटना नहीं चाहिए। सो पाकिस्तान में ऑलरेडी जीबी के अंदर, पूरी चित्राल बेल्ट के अंदर, KPK के अंदर बहुत से ऐसे रीजन्स हैं जहां पे हमारे पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं, दे आर नॉट डिस्कवर्ड येट। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे बहुत अच्छा काम हुआ है। उसके साथ साथ जितनी भी मेटालिक मिनरल्स हैं, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स में मोलिब्डेनम है, टिन है, इस वक्त एंटीमनी एक टॉप ऑफ द लिस्ट कमोडिटी है गोल्ड एंड कॉपर के साथ, तो इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर अभी सिनेरियो है वो एकदम चेंज हो गया है। एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड। और आप देखें गवर्नमेंट का जो नाइस मूव था, FWO ने MOU किया US स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के साथ, और ये जो इनिशियल एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट की रूह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आनी है, यहाँ पे एक रिफाइनरी लगेगी, और जो चीज हमारा होमवर्क था इट गॉट रेडी। FWO ने बड़ा स्मूथ प्ले किया कि उन्होंने एक जो हमारी इनिशियल रिसोर्स एक पड़ा हुआ था उसको भेजा US। डेफिनेटली उसमें भी उसकी परसेंटेज कम है, और यही चीज होती है कि एडवांस कंट्रीज में अच्छे लैब मौजूद हैं, उनके पास अच्छा रिसोर्स है, वहां से जो वैल्यूएशन मिलेगी उस वैल्यूएशन को एज अ रोल मॉडल हम इसमें पूरे खिते में फिट कर सकेंगे। सिमिलरली
बलूचिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान की जो पूरी शागी बेल्ट है, यहाँ पे कॉपर गोल्ड है, उसके साथ उसके नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास खुरमजई के एरिया है जहाँ पे एंटीमनी है। इसी तरह बलूचिस्तान के साउथ में आपको बताता चलूं, एक रीजन है वाशूक के पास, वाशूक एक पूरा एरिया है जिसमें एंटीमनी पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। सो ये जो चीजें हैं जिसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, प्राइवेट पार्टनर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये एक अच्छा स्टेप है जो कि फ्यूचर में, और हमें सिर्फ जो काम करने वाला ये है कि अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर मार्क करना है ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। देखें, जब भी इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टिंग कंट्री होता है उनके लिए जो केक ऑफ बंडल, एप्पल ऑफ केक होता है, वो ये होता है कि व्हाट इज लेफ्ट फॉर देम। ये जरूरी नहीं करता कि कॉपर इतने % है, सप्लाई चेन मैटर करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे तमाम इदारों को मैं ये कहना चाहूंगा कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे काम करें, अपने अच्छे रिसोर्सेज को व्हाटसोएवर इज द रिजल्ट वो डेवलप करें और उसको रिपोर्ट करें। एंड दैट इज द टाइम जिस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में लोग आएंगे। अब आप देखिए, जापान है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, टर्की है, यूएस है, कनाडा है, इवन देयर आर मेनी मोर टू कम इन पाकिस्तान। तो ये एक बहुत अच्छा मूव था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, हमारे ऑल दी प्राइवेट प्लेयर्स का, जिन्होंने इस इनिशियल कमोडिटी को, लाइक वी हैव साइंड एन एमओयू एंड द नेक्स्ट मंथ वी हैव सप्लाइड एन इनिशियल लॉट ऑफ इंक्लूडिंग रेयर अर्थ एलिमेंट, जिसमें 2 ऐसे हैं जो कि मैग्नेट्स के अंदर, उनकी बहुत अच्छी इंटरनेशनल मार्केट है। इस तरह कॉपर, स्टील और एंटीमनी, डेफिनेटली हमारे नेबरिंग कंट्री में भी एंटीमनी पड़ा हुआ है, और पाकिस्तान में अभी जो पूरा बलूचिस्तान है, आई नो अ फ्यू एरियाज इन चित्राल जहां पे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए, विच वी कॉल इट ए सप्लाई टेक्नोलॉजी, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी हैव टू ड्रिल ओवर देयर। उसके बाद अगर वो कमोडिटी कंफर्म होती है, वी हैव टू स्टार्ट प्रॉपर माइनिंग along with all the exploration phases। तो अगर ये चीज अवेल होती है तो it is a good move to go on। अब्दुल रन्ना साहब, ये ज़ाहिर जिन बड़े ममालिक के भी आपने नाम लिए, सब बड़े बड़े माइनिंग एक्सपर्ट हैं जहाँ पर पहले ये काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना का इंटरेस्ट है पाकिस्तान के इस माइनिंग सेक्टर में एंट्री के लिए तैयार हैं। चाइना तो ऑलरेडी सैंडक की सूरत में मौजूद भी है, कनाडा भी पहले से मौजूद है। पाकिस्तान के लिए इनमें से कौन से ममालिक हैं जिनकी पाकिस्तान को ज़रूरत है? ऑस्ट्रेलिया का भी माइनिंग सेक्टर बहुत ही साउंड है, बहुत ही बड़े एक्सपर्ट्स वहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान को किस एक्सपर्टी की इस वक्त ज़रूरत है इन ममालिक से? इस वक्त अगर आपको मैं बताऊं, आई जस्ट नेम अ फ्यू कंपनीज इन द वर्ल्ड जो टॉप 10 में आती हैं। उसमें रियो टिंटो है, BHP है, ये दोनों ऑस्ट्रेलियन बेस हैं। देन एक और कंपनी अल्कोआ, दुनिया में एल्यूमिनियम के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंपनी, इट्स यूएस बेस। देन अनदर फर्म जिसको हम न्यू माउंट कहते हैं, ये भी यूएस बेस्ड कंपनी है, लेकिन इनकी ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी गोल्ड माइन है। देन ग्लेनकोर है, चाइना सेंजुआ एनर्जी है, एंग्लो अमेरिकन है, सैमोज है, देयर आर मेनी अदर कंपनीज। सो पाकिस्तान को जो नीड है, देखिए सबसे बड़ी चीज जरूरत है इन्वेस्टमेंट की। हमें जो 2028 में जो 7 years का, उसके लिए $6.2 billion की रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड है, एंड वी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज लुकिंग फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स। सो एक टेक्निकली एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दिस इज द राइट टाइम कि हम इस स्टेज पे इन कंपनीज को इनवाइट करें, लाइक दे हैव ऑल देयर इनबिल्ट रिसोर्सेज, बजाय इसके कि हम डिफरेंट जो हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज चैनल्स हैं उनको भी यूज करें, इन कंपनीज को भी यूज करें। इनका सबसे बड़ा फायदा होगा अगर ये कंपनीज आती हैं तो दे हैव ऑल दी टेक्नोलॉजी। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त यूएस डेफिनेटली टॉप ऑफ द लिस्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी है। चाइना जो जितने भी प्रोसेसिंग चीजें हैं, और ऑस्ट्रेलिया माइनिंग में, एक्सप्लोरेशन फेजेस में दुनिया में सबसे आगे है। सो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जितने भी हमारे लुकिंग फॉरवर्ड ज्वाइंट कंट्रीज है, इवन टर्की, जापान में आपको पता है कमुत्सु जो एक हैवी मशीनरी है, जिनका MOU साइन हुआ था बेरी गोल्ड के साथ इनिशियली फॉर $400 million फॉर दी ऑल दी ऑपरेटिंग मशीनरी इन द रिकॉर्डिंग। सो ये वो तमाम कंट्रीज है जिनको हमें ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनवाइट करना चाहिए, बिकॉज दे हैव 360 डिग्री सॉल्यूशंस। इनके पास मशीनरी है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास रिफाइनरी है। सो आई नेम ऑल दोस्त जिनको हम एट अ टाइम वी हैव टू राइट ऑन अवर जो हमारे इंटरनेशनल लिंकेजेस है, इनको इनवाइट करें, इनको एक प्रॉपर शेयर दें, और वी ऑल टुगेदर स्टार्ट माइनिंग। दिस इज द बेस्ट मॉडल विच इज द डिमांड ऑफ 2025। सही। अच्छा अब्दुल रन्ना साहब, देख रहे हैं गोल्ड प्राइसेस इंटरनेशनली मुस्तकिल बढ़ रही हैं, ईवीज़ का एक अब इनकलाब आने को तैयार है, उसमें कॉपर और लिथियम को बहुत बड़ी तादाद में इस्तेमाल होना है। तो ये अब ये वाले मेटल्स इस वक्त पाकिस्तान में कितने मौजूद हैं, और इनका रॉ मटेरियल या फिर इनकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इस वक्त हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं? बिल्कुल, देखें जो अब आप मोस्ट प्रोमिनेंट जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट, क्योंकि हम इसको कैटेगराइज करते हैं लो डिमांड,
इंटरमीडिएट डिमांड एंड हाई डिमांड। हाई डिमांड में जो दो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो लिथियम है, निकल है। इसके साथ साथ जो नियर क्रिटिकल है वो यूरेनियम है। उसके बाद इससे एक स्टेप नीचे है तो हमारे पास कोबाल्ट, ग्रेफाइट, गैलियम, प्लैटिनम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। सो अभी आपको पता होगा कि पाकिस्तान में अटक के पास रिवर इंडस के क्रॉस ऑन बोथ साइड प्लेसर गोल्ड माइनिंग एक्टिव है। कुछ इसके ब्लॉक्स केपी के अंदर है, कुछ इसके ब्लॉक्स पंजाब के अंदर है। अब ये जितनी भी गोल्ड माइनिंग आपको बताते रहो, इट्स नॉट रिच ऑफ प्लेसर गोल्ड। इसके अंदर हमारे पास ब्लैक सैंड है, ब्लैक सैंड में इसमें मोन्जानाइट है, इसमें यूरेनियम हो सकता है, इसमें प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स हो सकते हैं, पीजीओज हैं, क्योंकि इसके अपस्ट्रीम में ऑफिलिटिक बेल्ट है जियोलॉजिकली। सो वहां से इट्स अ सोर्स ऑफ निकल। तो इसी तरह जो डायोप्सिरियम है, न्यूडियम है, प्रोजियम है, ये भी इनकी कुछ रिसोर्सेज पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और यही एक कमोडिटी है जो कि जीबी में कोहिस्तान से एक लोकेलिटी तांगीर वैली, जहां से इसको इंपोर्ट किया गया है, एक्सपोर्ट किया गया है यूएस में। सो इन चीजों को अभी हमने आइडेंटिफाई करना है कि दे हैव नॉट येट डिस्कवर्ड। हमारे पास पूरा जो चित्राल का एरिया है, चित्राल में हमारा जो एक्सट्रीम वेस्टर्न बॉर्डर, वहां पे टंगस्टन के बहुत अच्छे रिसोर्सेज है, लिथियम की बहुत बड़ी लीज है। और इसी तरह बलोचिस्तान में हमारे पास चागी साउथ में देयर आर सर्टेन लेक्स, जिनको हम प्लाया लेक्स कहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं लिथियम ब्राइन्स के लिए। तो दुनिया में जो लिथियम की डिमांड, उसके दो सोर्सेज, एक होता है ब्राइन सोर्स, एक होता है हार्ड रॉक। सो जो जितनी भी हमारे ईवीज हैं उसके अंदर लिथियम यूज होता है, जो कि पेग्माटाइट से आ रहा है। अगर आपको मैं दुनिया की फर्स्ट कंट्री की एग्जांपल जो कि ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। सो लिथियम के बाद अब जो नेक्स्ट दौर होगा वो है प्लाज्मा हाइड्रोजन का। और आप दुनिया में सर्च करें कि पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द हाइड्रोजन प्लाज्मा टेक्नोलॉजी, प्योर नेटिव हाइड्रोजन को, क्योंकि उनकी बैटरीज का लाइफ ज्यादा है, लेस कॉस्टली है। लेकिन दिस इज द टाइम लाइक पाकिस्तान को एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में मूव फॉरवर्ड करना है। इन तमाम नेबरिंग कंट्रीज, जितने भी कोलिशन कंट्रीज हैं, इनकी एक्सप्लोरेटरी मॉडल को देखिए। दुनिया में हमेशा एडवांस रिसर्च क्लस्टर मौजूद होते हैं, तो हमें बेसिकली इन क्लस्टर्स को यूज करना है, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, ना कि हम अगले 25 साल पहले उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करें। सो जब बहुत से कंट्रीज पाकिस्तान में लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वी जस्ट नीड टू साइन एन MOU, ब्रॉड देयर टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, उनकी जो भी परसेंटेज बनती है वो दे के we have a fair deal और we can develop all these sector in a less frame of time। 2023 में SIFC बनने के बाद फर्स्ट मिनरल समिट हुआ था, उसके बाद 2025 में दूसरा हुआ, जस्ट इन अप्रैल। इस टाइम स्पेन में देख लें कि लोगों को जितनी अवेयरनेस आ रही है, इस वक्त हर बंदा मिनरल्स की बात कर रहा है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात कर रहा है। तो दिस इज अ चेंज जिसको जितना ज्यादा हम एक पॉजिटिव वे में, एक प्रॉस्पेरस वे में दुनिया को बताएंगे, तो देयर वुड बी मोर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, देयर वुड बी मोर चांसेस ऑफ जॉब्स क्रिएशन। और जितनी भी जॉब्स क्रिएशन होती है, इसमें आपको मैं बताता चलूं पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है। हमारे पास लार्ज इनफ्लो ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग आ सकती है, डिजिटल टोकनाइजेशन हो सकता है, हमारी जो एक्सपोर्ट अर्निंग है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो बूस्ट करेगा, जॉब्स क्रिएशन, रीजनल डेवलपमेंट हो सकती है, फिस्कल रेवेन्यूज, रॉयल्टीज एंड टैक्सेस है, और हमारा बेसिकली जो एक सिविल सेक्टर में इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये डेवलप होगा। सही। और अब्दुल हन्नान साहब, जो हमारे माइनर्स हैं, लोकल माइनर्स, जो कि आमतौर पर इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से लोअर स्केल पर काम कर रहे होते हैं, उनका इन 2 सालों में टेक्निकल स्किल सेट कितना डेवलप हुआ है उनकी, यानी अब वो भी हाई स्केल पर काम करके इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को बासानी अडॉप्ट कर सकते हैं, या अभी भी जो ये दुनिया के दीगर ममालिक हैं उनसे थोड़ा सा हम इस सेक्टर में थोड़ा पीछे दिखाई देते हैं? पाकिस्तान में बाब, अगर हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारी कंपनीज है स्टेट ओन कंपनीज, जिसमें OGDCL है, PPL है, गवर्नमेंट होल्डिंग लिमिटेड है, इसके साथ माड़ी एनर्जीज है, और प्राइवेट सेक्टर में FW है, NRL है, और इसी तरह PMDC है। और तब हमारे 4-5 माइनर मिनरल्स डिपार्टमेंट है जो कि ऑलरेडी इस चीज में लगे हुए हैं। नाउ दे आर इन द माइनिंग सेक्टर। तो ये तो आप इंटरनेशनल मॉडल को, इंटरनेशनल क्लस्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, विच आई विटनेस कि अब हम उस एरा में एंटर हो गए कि वी आर फोकसिंग ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जिससे आपको रेवेन्यू अच्छा मिल जाता है। इट्स अ लॉन्ग टर्म। इससे नीचे जो कैटेगरी है, आप देखिए, जब भी मैं कहता हूँ तो जब मिनरल समिट्स होते हैं, वर्कशॉप सेमिनार्स होते हैं, सो बहुत से लोगों को चीजें सीखने को मिलती हैं। सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान जिन्होंने इस रोल मॉडल का अडॉप्ट किया, आप स्मॉल स्केल के ऊपर भी टेक्निकल चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं। वो जो देखें, मैं अक्सर कहता हूँ पूरे माइनिंग साइकिल की जो एक मेन जान है वो 2 चीजें हैं। एक उसकी रियल जियोलॉजिकल और माइनिंग सर्विसेज कौन सी हैं, प्लस उसकी मार्केट वैल्यू का, जिसको हम उसको जियोकैम रिजल्ट्स कहते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अभी 2 लैब्स स्टैंडर्डाइज बन रही हैं इस्लामाबाद में, जिसमें इनके देखें लैब से असल वैल्यू रिजल्ट लैब से आते हैं। तो जो लैब के रिजल्ट होंगे उसके ऊपर हम उसकी रिसोर्स मॉडल
मॉडलिंग करते हैं, देन हम उसके रिजर्व कैलकुलेट करते हैं, देन हम बैंकेबल फिजिबिलिटी स्टडी में जाते हैं। सो स्मॉल स्केल माइनिंग भी अब उसको एकदम तो अडॉप्ट नहीं कर पाते, बट दे आर इन अ प्रोसेस। अगले 3-4 सालों में वो इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और इसमें जो ज्यादा रोल है वो जो हमारे प्रोविंशियल माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो लीजी अथॉरिटी होते हैं, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन होना पड़ेगा। जब तक वो लोग स्ट्रीमलाइन नहीं होंगे, ये एक लैकिंग पॉइंट है कि हमारे जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है, इट विल टेक टाइम। और उसी के लिए बेसिकली जो SIFC की फॉर्मेशन थी, जिन्होंने एक वन विंडो ऑपरेशन प्रोवाइड किया, और ये आप देख सकते हैं ये म्यूचुअली SIFC का जो वन विंडो ऑपरेशन है कि वी आर ऑल टुगेदर, हम लोग हर वक्त किसी ना किसी चीज को देख रहे होते हैं, और ये तभी डेवलप होता है कि जब हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे हो। एंड नाउ वी आर ऑन अ बोर्ड कि जब हम चीजों को ग्रैब कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब, ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। सुनिए, इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।